हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दुआ करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आ गए हैं रोहित सर एक बार फिर आप लोग के सामने। गुरुकुल कैंपस जीएस क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। चलिए तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज फिर एक नया वीडियो के साथ हम लोग आप लोग के साथ हैं। कुछ बॉयज जो हैं उनका कमेंट था कि सर वन जीव अभ्यारण्य पढ़ाइए सर, कि क्या होता है वन जीव अभ्यारण्य, वन जीव राष्ट्रीय उद्यान, ये सब के बारे में हम बताइए सर। तो चलिए, बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो क्लिप में उसी वन जीव अभ्यारण्य के साथ हम आप लोग को मिलेंगे। तो वन जीव अभ्यारण्य को लेते हुए हम लोग चलते हैं कि सर समझते हैं कि वन जीव अभ्यारण्य क्या है, क्योंकि ज्यादा गप करने का टाइम तो नहीं है मेरे प्यास बच्चों, है ना। बस यह करते हैं, लाइक करो, सपोर्ट करो और क्या, आगे बढ़ाओ, है ना। नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब को दबाओ, घंटा दबा दो, है ना। वो जो बेल आइकन आता है उसको दबाओ, आगे बढ़ाओ यार, है ना। तो आइए, एक से एक वीडियो क्लिप लाते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। एक से एक चीज बताते रहेंगे, कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज सिखाएंगे आप लोग को, टेंशन मत लीजिए। नो टेंशन विदाउट एक्सपेंशन मेरे प्यारे बच्चों। आइए तो चलते हैं। कुछ चार्ट देख रहे होंगे आप लोग कि सर भारत में वन्य जीव, सर भारत में विश्व का लगभग 5% जो है वन्य जीव है। याद रखिएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, भारत में 5% जो है, भारत में विश्व का लगभग 5% जो है वन्य जीव है। अगर पूछेगा कि भारत में वन्य जीव विश्व का कितना है, तो लगभग कितना परसेंट है मेरे प्यारे बच्चों, 5%। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बच्चा मेरे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्यों लाया गया, बात ये आता है सर। इसलिए लाया गया क्योंकि जब भारत में वनों की काफी सारा सघनता था, तो उस समय वन जीव संरक्षण लाने की कोई जरूरत नहीं था। लेकिन जैसे ही वनों की औसत कमता गया, एवरेज कमता गया, तो भारत सरकार ने समझा कि नहीं, भारत में वन्य जीव संरक्षण लाना जरूरी है, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण के द्वारा ही हम जीवों को संरक्षित कर सकते हैं और संरक्षित के द्वारा जीवों का उपार्जन हो सकता है ना, जिसके कारण जीव में प्रगति होगी, प्रजनन संख्या में, जीवों की प्रजनन संख्या में उत्पत्ति होगी, है ना। तो इसलिए भारत सरकार ने यह मुहैया जारी किया, जिस मुहैया का नाम था वन जीव संरक्षण अधिनियम। कब जारी हुआ, 1972 में। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वनों को, जीव को संरक्षित करने के लिए, वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वनों के जीवों को संरक्षण करने के लिए 3 प्रकार के संरक्षित बनाया गया, 3 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र बनाया गया। कितने प्रकार के संरक्षित क्षेत्र बना, 3 प्रकार के मेरे प्यारे बच्चों। एक को कहा गया राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा को कहा गया वन्य जीव अभ्यारण्य और तीसरा को कहा गया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो वन्य जीव आरक्षण अधिनियम के तहत कितने प्रकार के संरक्षित क्षेत्र बनाया गया, 3 प्रकार के। पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य और तीसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। बच्चा मेरे, तीनों जो संरक्षित क्षेत्र बनाया गया, तीनों का एक ही काम है, सिर्फ पशु को संरक्षित करना, जानवरों को संरक्षित करना, संकटग्रस्त जानवरों को क्या करना, संरक्षित करना, और उसे जनसंख्या में लगातार बढ़ाना। तो तीनों का एक ही काम है। लेकिन सर तीनों में डिफरेंट क्या है, तो तीनों में आपको डिफरेंट भी बस यही है बच्चा मेरे, कि राष्ट्रीय उद्यान जहां सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित हो। राष्ट्रीय उद्यान उस उद्यान को कहेंगे जहां सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित हो। सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित हो, यानी उसका टोटल जो है, उस राष्ट्रीय उद्यान का टोटल कार्यभार किसके अंतर्गत हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत हो, है ना। इसमें इसका पॉइंट यह है कि सभी प्रकार की मानवीय गतिविधि पर रोक हो, यानी सभी प्रकार की मानवीय गतिविधि मतलब होता है कि वह राष्ट्रीय उद्यान में किसी प्रकार के मानव को जाना वर्जित है। दूसरी बात की कोई आप वहां घर या उद्योग या कोई कल कारखाना या दुकान आप वहां नहीं खोल सकते, ये राष्ट्रीय उद्यान में। सर वन जीव अभ्यारण्य क्या है सर, तो निजी कार्य की अनुमति। वन जीव अभ्यारण्य में निजी कार्यों की अनुमति मतलब उसके आसपास इलाकों में आप निजी कार्य कर सकते हैं, दुकान दे सकते हैं, हल्का फुल्का घर और आवास रहने के लिए बना सकते हैं। सीधा निर्धारण स्पष्ट नहीं है सर, बस वन्य जीव अभ्यारण्य के द्वारा जो है इसका पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं किया गया है, पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं किया गया है। यानी सिंपल सी बात आई कि इसमें जो है पारिस्थितिकों के लिए आंशिक दिया गया है छूट, पारिस्थितिकों के लिए आंशिक छूट दिया गया है।
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सरकारी नियंत्रण परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति। बच्चा मेरे, जैव मंडल जो बड़े आरक्षित क्षेत्र होते हैं उसमें सरकारी नियंत्रण होता है, यानी सरकार के द्वारा वहां नियंत्रित किया जाता है। और वहां जो वर्जित लोग हैं, जहां उस क्षेत्र में जो बाध्य एरिया है जहां पर लोगों को जाने से मना करता है, उस वहां पर कुछ निजी कार्य की अनुमति हो सकती है, यानी कुछ निजी कार्य आप कर सकते हैं, जैसे आप आवास या रहन सहन की कार्य, और या तो आप दुकान दौरा जो भी है आप वहां पर स्थापित कर सकते हैं, है ना बच्चा। तो ये सरकार द्वारा नियंत्रण होता है, परंतु बाध्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति, है ना बच्चा मेरे, दी जा सकती है। अब देखिए, अब जैव मंडल जो होते हैं आरक्षित क्षेत्र जो है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बहुत बड़ा होते हैं, है ना। इस बड़े वाले एरिया को हम संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें आवास उवास मानव रह सकता है। उसके बीच वाले को बफर क्षेत्र कहा जाता है, जिसके अंतर्गत वर्जित तो है लेकिन फिर भी कुछ मानव वहां जा सकते हैं। लेकिन कोर क्षेत्र जो होता है, कोर क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के कोर क्षेत्र जो होता है, उसमें सख्त आवास बनाना और मानव आवास या मानव उद्योग धंधा करने से सख्त वर्जित किया जाता है बच्चा मेरे। तो आपको पता होना चाहिए कि जैव मंडल, भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। नीलगिरी भारत का प्रथम मंडल जैव आरक्षित क्षेत्र कौन है? नीलगिरी। याद रखिएगा, नीलगिरी है जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण के लिए 3 संरक्षण दिया गया: राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जहां सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित हो, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। वन जीव अभयारण्य किसे कहते हैं? जहां निजी कार्य की अनुमति हो, उसे वन जीव अभयारण्य कहते हैं। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं? जो सरकार द्वारा नियंत्रित हो परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति हो। बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति हो लेकिन आंशिक रूप से अनुमति हो, पूरा नहीं, है ना। अब जैसे बड़ा सा कोई जैव मंडल क्षेत्र है, मान लिया कि बड़ा क्षेत्र है, और उस बड़े क्षेत्र में जो होता है ये 3 क्षेत्र होता है। इसको हम लोग कहते हैं संक्रमण क्षेत्र, इसको कहते हैं हम लोग बफर क्षेत्र, इसको कहते हैं हम लोग कोर क्षेत्र। तो इसमें जो है मानव और घर उर या तो आप मतलब एक तरह से कार्य कर सकते हैं, थोड़ा मना आवास बना सकते हैं, इसमें थोड़ा मना लोग रह सकते हैं। बफर क्षेत्र में भी सेम कंडीशन है, कुछ लोग रह सकते हैं। लेकिन कोर क्षेत्र में जो आरक्षित क्षेत्र होता है, जैव मंडल का आरक्षित क्षेत्र के कोर क्षेत्र में सख्त लोगों को जाना वर्जित होता है मेरे प्यारे बच्चों। पूरे भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 105 है, याद रखिएगा। पूरे भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितना है? 105 है, जबकि वन जीव अभयारण्य 532 है, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 18 है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 18 है। तो फिर से एक बार चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में विश्व का लगभग 5% वन जीव अभयारण्य है, वन जीव है। वन जीव अभयारण्य अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। इसके तहत जीवों को संरक्षित करने के लिए तीन प्रकार के आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन जीव अभयारण्य और तीसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहेंगे? तो सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित को राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे। वन जीव अभयारण्य किसे कहेंगे? तो निजी कार्यों की अनुमति जहां होता है वहां वन जीव अभयारण्य कहते हैं। और जैव मंडल किसे कहेंगे? तो सरकार द्वारा नियंत्रण परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्यों की अनुमति होती है, उसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। पूरे भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 105 है, वन जीव अभयारण्य की संख्या 532 है, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितना है? 18 है। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, याद रखिएगा। तो इस तीनों क्षेत्र के द्वारा हम लोग जो संकटग्रस्त पशु हैं उसको सही ढंग से पालन पोषण किया जा सकता है, उसके क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये सब हम इस तीनों क्षेत्र के द्वारा करते हैं। आगे देखते हैं, कुछ संरक्षण क्षेत्र के लिए स्पेशल दिया गया है, जैसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम। तो राष्ट्रीय बाघों को संरक्षित करने के लिए 1973 में एक अधिनियम आया जिसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। बाघों को ज्यादा से ज्यादा बचाने के लिए, संरक्षण देने के लिए 1973 में एक अधिनियम आया जिसे कहते हैं बाघ संरक्षण अधिनियम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। पूछ देता है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1973 में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1973 में। हाथी
हाथी संरक्षण परियोजना, हाथी को संरक्षित करने के लिए यह योजना कब शुरू हुआ? 1992 में। हाथी को संरक्षित करने के लिए योजना कब शुरू हुआ? 1992 में। मगरमच्छ संरक्षित योजना का शुरुआत 1974 में। मगरमच्छ संरक्षित योजना का शुरुआत 1974 में। गिद्ध संरक्षण योजना का शुरुआत 2006 में। गिद्ध संरक्षण योजना का शुरुआत 2006 में। और याद रखिएगा कि गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण योजना का शुरुआत 2009 में। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगीय डॉल्फिन। और डॉल्फिन को संरक्षण करने के लिए 2009 में डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र का निर्माण किया गया। तो फिर से वंस अगेन मेरे प्यारे बच्चों, भारत में वन जीव का लगभग कितना परसेंट वन जीव है? 5% है। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 ईस्वी में। जीवों को संरक्षण देने के लिए, जीवों को संरक्षित करने के लिए कितना क्षेत्र का निर्माण किया गया? 3 क्षेत्र का, राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य और जलमंडल आरक्षित क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहेंगे? जो सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित हो, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। वन जीव अभ्यारण्य किसे कहेंगे? तो निजी कार्य की अनुमति हो, है ना, निजी कार्य की अनुमति हो। इसमें निजी कार्य की अनुमति नहीं हो, लेकिन इसमें निजी कार्य की अनुमति हो, है ना बच्चा, याद रखिएगा। और जलमंडल किसे कहेंगे? तो सरकारी नियंत्रण हो, पर तुम बाध क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति हो, बाध क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति हो। अब अभी जस्ट बताएंगे, मान लीजिएगा कि बड़ा सा जलमंडल आरक्षित क्षेत्र है और इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, बीच वाले को बफर क्षेत्र कहते हैं और सबसे अंदर वाले भाग को कोर क्षेत्र कहते हैं, जहां व्यक्ति और आवास बनाने की सख्त हिदायत नहीं है। कुछ जानवरों को संरक्षित करने के लिए अधिनियम लाया गया, जैसे बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आया। क्वेश्चन याद रखिएगा, बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया? 1973 में। हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया? 1992 में। मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम कब आया? 1974 में। गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब आया? 2006 में। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगीय डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम कब आया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो? 2009 में। तो यहां तक हम आशा करते हैं। गिद्ध संरक्षण अधिनियम, अचानक गिद्ध विलुप्त होने लगा मेरे प्यारे बच्चों, क्यों होने लगा? तो आपको पता है कि गिद्ध का विलुप्त का सबसे बड़ा कारण है डाइक्लोरोफिनोल। तो डाइक्लोरोफिनोल जो था एक प्रकार का दवाई था जो गाय को दिया जाता था। गाय को दूध बढ़ने के लिए वो डाइक्लोरोफिनोल नामक मेडिसिन का प्रयोग करते थे लोग। और वही मतलब ज्यादातर मेडिसिन का गाय में प्रयोग होता था, तो उस गाय जब मर जाता था तो उसको लोग मैदानी क्षेत्रों में फेंक देते थे और उसी गाय को खाकर जो गिद्ध होता था वो मर जाता था बच्चा मेरे। तो गाय को दूध के बढ़ाने के लिए कौन सा दवाई का लोग प्रयोग करते थे? तो डाइक्लोफिनोल दवाई का प्रयोग करते थे। और ये डाइक्लोफिनोल जो दवाई था ये गिद्धों के लिए जहरीला साबित हुआ। तो इसीलिए गिद्ध को बचाने के लिए 2006 में गिद्ध संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। मगरमच्छ को बचाने के लिए 1974 में मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम, हाथी को संरक्षित करने के लिए 1992 में संरक्षण अधिनियम, जबकि बाघ को संरक्षित करने में 1973 में आता है। टाइगर प्रोजेक्ट इंग्लिश में भी कहते हैं इसको। टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ? 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ? 1973 में। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब लागू हुआ? 1992 में। ये सब भी आई क्वेश्चन है मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप लोग याद करके रखिएगा। चलिए, तो आपको पता है कि बाघ जो हमारा राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है ना। पैंथेरिस टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरिस टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है ना। आगे चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब अगर कोई पूछ दिया कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो सरकार द्वारा पुनः नियंत्रित उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अब भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था? जिम कॉर्बेट था। कौन था? जिम कॉर्बेट था। और कभी कभी पूछ देता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे रसगुल्लो उत्तराखंड में है मेरे प्यारे बच्चों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तराखंड में है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये भी प्यारे रसगुल्लो याद रखना है कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि वहां सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। ज्यादातर वहां बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सलीम अली जो है, इन्हें बर्डमैन भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि बर्डमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो सलीम अली जो है बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। बर्डमैन के नाम से जाना जाता है, यानी पक्षियों के बचाव के लिए ये बहुत सारे योगदान निभाए, इसलिए इसे सलीम अली बर्डमैन कहा जाता है ना। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी है मेरे प्यारे बच्चों, जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। और बर्डमैन किसे कहते हैं? बर्डमैन सलीम अली को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो कैलाश संखाल को टाइगर मैन कहा जाता है। कैलाश संखाल को टाइगर मैन कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो। तो आप लोग को यहां तक तो याद हो गया होगा।
टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992। मगरमच्छ प्रोजेक्ट कब आया? 1974। गिद्ध प्रोजेक्ट कब आया? 2006। डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब आया? 2009, है ना बच्चा मेरे। तो ये सब के अनुसार हम आप लोग को अब जो है आप कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और इसको जस्ट नोट कीजिए। और इसके बाद फिर बताते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है और वह किस शहर में है। ये टोटल वाइज डायग्राम आपको बताया जाएगा अभी जस्ट। चलिए तो फिर हम चल रहे हैं इस डायग्राम, इस चार्ट से हम आपको भारत के जितने भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं वो राष्ट्रीय अभ्यारण्य को इस चार्ट से हम समझाएंगे। ये क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो ये भारत का मानचित्र है, ये सबको पता है ना। तो ये भारत का मानचित्र है। तो भारत के मानचित्र के अनुसार कौन से राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, और कुछ कुछ राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व हैं। तो ये सब के बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे, बताएंगे मेरे प्यारे रसूलों, मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि इधर वाला जो है ये उत्तर भारत है, ये उत्तर भारत है, ये आपका पूर्वी भारत है, ये आपका पश्चिमी भारत है और ये आपका दक्षिणी भारत है। ये दक्षिणी, ये पश्चिमी, ये पूर्वी और ये उत्तरी, सबको पता है। ये बीचे जो इसे मध्य भारत कहा जाता है, जबकि सबसे लास्ट वाला को पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य हैं और वहां राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो उत्तर भारत के पहले राज्य चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे में हिमिस, दाचीग्राम, किश्तवाड़ा, सलीम अली। हिमिस, दाचीग्राम, किश्तवाड़ा, सलीम अली। अब सलीम लोग कहाँ रहते हैं? जम्मू कश्मीर में। सलीम भाई लोग कहाँ रहते हैं? जम्मू कश्मीर में, है ना। दाचीग्राम, दाचीग्राम तो दाचीग्राम जम्मू कश्मीर। हिमिस, काश्तवाड़ा, वाड़ा, काश्ते लोग कहाँ रहते हैं? जम्मू कश्मीर में, है ना। तो इस टाइप से हिमिस जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हिमिस जो है, अगर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हिमिस है। तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन? हिमिस, काश्तवाड़ा, दाचीग्राम और सलीम अली। चलिए इसके बाद चलते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो है, हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है। और यह एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। यह एक कैसा क्षेत्र है? तो यह एक जैव आरक्षित क्षेत्र है जो पशुओं के लिए आरक्षित किया गया है। अगला चलते हैं उत्तराखंड। ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी। जिम कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी, राजाजी, नंदा देवी। तो राजाजी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट। तो नंदा, राजा देवी, जिम कॉर्बेट, ये तीनों जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। और ये याद रखिएगा कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। और अगर पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है मेरे प्यारे बच्चों। तो उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट है ये कहाँ है? उत्तराखंड में। और ये भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी, ये सभी उत्तराखंड में है। अब आइए हरियाणा। तो हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। हरियाणा में कौन सा अभ्यारण्य है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य सुल्तानपुर है, जो कहाँ स्थित है? हरियाणा में। अब चलते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में रणथंभौर, घाना, सरिस्का। रणथंभौर, घाना, सरिस्का, ये तीनों जो राष्ट्रीय उद्यान जो है मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये कहाँ है? राजस्थान में है। यहाँ पर पूछता है कि घाना ये पक्षी विहार है, ये पक्षियों के लिए केंद्रित राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र, घाना पक्षी विहार और रणथंभौर, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, राजस्थान में। तो ये तो उत्तर भारत का टोटल हुआ। ये उत्तर भारत का फिर से एक बार चलते हैं। जम्मू कश्मीर में हिमिस, दाचीग्राम, किश्तवाड़ा, सलीम अली जम्मू कश्मीर। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, हिमाचल शीत लहर, हिमाचल शीत मतलब ठंडी ठंडी हवाएं, शीतल हवाएं चलती है, तो शीत मरुस्थल। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी, याद रखिएगा।
और हरियाणा सुल्तानपुर, राजस्थान में घाना, रणथंभौर, सरिस्का, राजस्थान में घाना, रणथंभौर, सरिस्का। तो ये उत्तर भारत का राष्ट्रीय उद्यान। अब आते हैं हम लोग पूर्वी भारत में। तो पूर्वी भारत के अंतर्गत 3 राज्य हैं, कौन कौन? यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, आइए हम लोग इसको करते हैं। तो पूर्वी भारत में यूपी में दुधवा, चंद्रप्रभा और पीलीभीत, दुधवा, चंद्रप्रभा, पीलीभीत, दुधवा, चंद्रप्रभा, पीलीभीत। यानी याद रखिएगा कि चंद्रप्रभा दूध लाने यूपी गई, चंद्रप्रभा दूध लाने यूपी गई और दूध कैसा मिला? पीला मिला। दूध कैसा मिला? पीला मिला। तो पीला माने पीलीभीत, चंद्रप्रभा और दुधवा। तो चंद्रप्रभा दूध लाने कहाँ गई? यूपी गई और दूध कैसा मिला? पीला मिला। तो चंद्रप्रभा, दुधवा और पीलीभीती, ये कहाँ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। बिहार, बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व क्षेत्र है जिसका नाम है वाल्मीकि, और ज्यादातर यही आता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में। वेस्ट बंगाल राष्ट्रीय उद्यान जो है सुंदरवन डेल्टा जो है ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र है सुंदरवन। सुंदरवन जो है क्षेत्र वो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, ये कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल में। और आता है कि सुंदरवन डेल्टा जो है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, इसे मैंग्रोव जंगल के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा को मैंग्रोव जंगल के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य को मैंग्रोव जंगल के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा कि जो सुंदरवन है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर स्थित है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर स्थित है। यानी गंगा नदी पर निर्मित सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये कौन है? तो सुंदरवन डेल्टा। कभी कभी आता है कि गंगा नदी पर निर्मित सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा। यह सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में है और ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। चलिए, तो पूर्वी भारत। अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर। तो पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ये सब राज्य आते हैं। लगभग 7 राज्य जो हैं वो पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए, मेन इंपॉर्टेंट राज्य और वहाँ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको हम करते हैं। तो चलिए, पहला सिक्किम। तो सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान दीजिएगा कि जो सिक्किम में है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत भी है और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। असम, असम काफी फेमस है। असम से दूसरी क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा आता है कि असम में जो है तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे काजीरंगा, मानस और ओरंग। काजीरंगा, मानस और ओरंग। काजीरंगा जो है एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि असम में जो काजीरंगा है वो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा, मानस और ओरंग। तो काजीरंगा, मानस और ओरंग राष्ट्रीय अभयारण्य वो कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और पूछेगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और मिजोरम में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है डम्फा। डम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वो मिजोरम में है। फिर से एक बार, पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत 7 राज्य आते हैं और इन राज्यों में प्रमुख जो है राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ कहाँ है वो हम देखते हैं। सिक्किम में राष्ट्रीय अभयारण्य जो है कंचनजंगा, याद रखिएगा कंचनजंगा सिक्किम। असम में काजीरंगा, मानस और ओरंग। काजीरंगा, मानस और ओरंग जो है राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो याद रखिएगा असम में है। काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय, मेघालय में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो नोकरेक है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मेघालय में। मेघालय में ऊंचे ऊंचे पर्वत है तो नोकरेक, मेघालय में ऊंचे ऊंचे पर्वत है, काफी ऊंचे ऊंचे, तो नोकरेक। और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में जो अभयारण्य है और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नामदफा। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन नाम नेफा भी था। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? नेफा। मिजोरम में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है डम्फा। डम्फा। तो ये हो गया पूर्वोत्तर भारत, ये हो गई पूर्वी भारत। अब चलते हैं हम लोग चलते हैं पश्चिमी भारत की ओर। तो पश्चिमी भारत की ओर इसके अंतर्गत जो है कौन कौन? तो पहला गुजरात, फिर महाराष्ट्र, ये सब राज्य जो हैं ये पश्चिम भारत के अंतर्गत आते हैं। और गुजरात और महाराष्ट्र में जो है राष्ट्रीय उद्यान जो कौन कौन है ये आते हैं, देखते हैं लोग। तो गुजरात जो है इसमें गिर वन
गिर वन जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आता है कि गुजरात के गिर वन किस लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और कच्छ वन गेंडा संरक्षित क्षेत्र जो है, गेंडा संरक्षित क्षेत्र जो है वो गुजरात के कच्छ वन क्षेत्र है। और ये कच्छ वन राष्ट्रीय अभ्यारण्य और गिर राष्ट्रीय उद्यान ये सब दोनों कहाँ है, गुजरात में है। महाराष्ट्र में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक पेंच और दूसरा सह्याद्री। पेंच राष्ट्रीय उद्यान और सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, ये याद रखिएगा। महाराष्ट्र में पेंच और सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब चलते हैं आगे मध्य भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है अचनकमार, इंद्रावती, अचानकमार और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन आता है, अचनकमार और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। जबकि मध्य प्रदेश के अंतर्गत बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, जैसे में पंचमढ़ी, कान्हा, पेंच देखिए महाराष्ट्र के अंतर्गत भी आता है और मध्य प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं है। पंचमढ़ी, कान्हा, पेंच, बांधवागढ़, सतपुड़ा, तो सतपुड़ा, बांधवागढ़, पेंच, कान्हा, पंचमढ़ी ये सब अभ्यारण्य जो आते हैं वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अभ्यारण्य है, इसलिए इसे टाइगर ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या भी सर्वाधिक है। अब आते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा के अंतर्गत सिमलीपाली और भीतरकनिका और सतकोसिया, सिमलीपाली, भीतरकनिका ये तीनों राष्ट्रीय अभ्यारण्य किसके अंतर्गत आते हैं, उड़ीसा के अंतर्गत। फिर से सिमलीपाली, भीतरकनिका, सप्तकोसिया, भीतरकनिका, सिमलीपाली ये किसके अंतर्गत आते हैं, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आते हैं। और ये तीनों राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। अब रखिएगा आगे। अब दक्षिण भारत के अंतर्गत हम लोग चलते हैं। दक्षिण भारत के अंतर्गत जो है वो बहुत सारे आते हैं, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये सब दक्षिण भारत के अंतर्गत आते हैं। तो गोवा के राष्ट्रीय उद्यान को महावीर टाइगर रिजर्व उद्यान कहा जाता है। गोवा के राष्ट्रीय उद्यान को महावीर टाइगर रिजर्व उद्यान कहा जाता है। महावीर टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहा जाता है। ये गोवा के राष्ट्रीय उद्यान पूछ लेता है कि महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो गोवा में स्थित है, याद रखिएगा। कर्नाटक में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, पहला बांदीपुर, दूसरा नीलगिरी। बांदीपुर और नीलगिरी ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में। केरल में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, केरल में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार क्या है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केरल में है। और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और केरल को अशांत घाटी भी कहा जाता है। केरल को कौन सा घाटी कहा जाता है, शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, पहला का नाम है मन्नार की खाड़ी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो मन्नार की खाड़ी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। आंध्र प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है नागा अर्जुन सागर, ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, नागा अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व क्षेत्र। नागा अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व क्षेत्र, नागा अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व क्षेत्र ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है ना बच्चा, याद रखिएगा। तो इस टेबल के अंतर्गत आपको टोटल लमसम जो है टाइगर रिजर्व क्षेत्र की है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य की है, जो इम्पोर्टेंट है। देखिए बच्चा, टोटल तो पढ़ा नहीं सकते हैं हम, कोई भगवान नहीं है कि आपको तथास्तु बोल दिए और आपके दिमाग में सब चला गया। पढ़ना आपका काम है, आप किस ढंग से पढ़ते हैं। तो कुछ नहीं हम किए हैं, बस भारत का डायग्राम बनाए हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूरा पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत कर दिए, उधर पूर्वोत्तर भारत और बीच में मध्य भारत करके जो राज्य आता है उनका नाम बैठा दिए। और बैठाने के बाद जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है किसका कहाँ इंपॉर्टेंट है वह हम आपको सबसे बता देंगे। तो यहाँ पर आप रखिएगा, हाँ। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था, जिम कॉर्बेट, जो कहाँ है, उत्तराखंड में है ना। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन टाइगर क्षेत्र में, टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पूछेगा तो नागा अर्जुन सागर जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पूछेगा तो नागा अर्जुन। लेकिन सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो हिमिस, लेकिन टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पूछेगा तो नागा अर्जुन, ये बात आप रखिएगा।
तो चलिए, हमको आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लमसम जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य कंप्लीट हुआ है। और टेंशन मत लीजिए, अगर ऐसे नहीं याद होता है तो हम लगातार एंटीबायोटिक डोज देंगे, ट्रिक जिसको कहते हैं। और मेरा ट्रिक काफ़ी धांसू है ना। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे प्यारे बच्चों। और ये कॉपी कलम निकाल के इसको जरूर उतार लीजिए। और जैसे बनाए हैं वैसे डायग्राम देकर आप इस टोटल टेबल को उतारिए, ताकि आपका दिमाग में सेट रहे, है ना। क्योंकि आप जितना मेहनत करोगे वो आपके लिए उतना ही कम है ना। कभी मत सोचो कि हम इतना मेहनत करते हैं, कभी सोचो ही मत, बस मेहनत करते चलो। धैर्य और निरंतर अगर आपके पास है तो बड़ा सा बड़ा मुकाम आप हासिल कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वन्यजीव अभ्यारण्य जो है क्लियर किए, क्या है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, क्या है, कितने क्षेत्र में बांटा गया, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, मगरमच्छ प्रोजेक्ट, डॉल्फिन प्रोजेक्ट, गिद्ध प्रोजेक्ट, टोटर के बारे में पढ़ाया। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें बच्चा मेरे, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। बस, धन्यवाद। जय हिंद।